हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएसए का 12वां लेक्चर है और आज इसमें हम पढ़ेंगे कि करेक्टर कब रिलीवेंट होता है। तो किसी व्यक्ति का जो करेक्टर है वो दोनों मामलों में देखा जाता है। ठीक है, एक तो सिविल मामले में और एक क्रिमिनल मामले में। ठीक है, दोनों ही मामलों में देखा जाता है। और ये जो करेक्टर है ये आपका प्रोविजन करता है सेक्शन 46 से लेकर 50 तक। ठीक है, और इसमें जो इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें ये धारा 52 से लेकर 55 तक के प्रोविजन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 सेक्शन है टोटल, और यहाँ पर ये अगर देखेंगे तो ये 4 सेक्शन है। तो इसमें एक सेक्शन थी अमेंडेड 53A। तो ये इस तरह से टोटल बराबर सेक्शन होती है। तो ये जो सील है ना, करेक्टर का मतलब है कि कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का है, अच्छे करेक्टर का है, या कोई व्यक्ति बुरे करेक्टर का है। जैसे किसी मामले में कहते हैं ना कि ये पहले भी दोष सिद्ध किया जा चुका है, पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है। ठीक है, वो अगर अपराध करता है तो उसका कोर्ट के जजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। और कोई व्यक्ति बहुत अच्छी रेपुटेशन का है ना, सामाजिक रूप से उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, तो उसके करेक्टर का उस जजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें यहाँ पर रिलीवेंट होती हैं। तो ये देखना होता है कि वो सिविल मामले में किस तरह का रहेगा, क्रिमिनल मामले में किस तरह का रहेगा। तो अब बात आती है कि पहले यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ही है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो है कि करेक्टर। तो इस करेक्टर का यहाँ पर सील का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस सील को ये बताया गया है जो लास्ट वाली सेक्शन है 46 से 50 में। तो लास्ट वाली सेक्शन में आप देखेंगे 50 नंबर सेक्शन में, वहां पर उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट थी उसका सेक्शन 55, उसमें ये बात थी। तो यहाँ पर जो सेक्शन 50 है इसका आप स्पष्टीकरण देखेंगे तो यहां से निकल के आती है कि इस धारा में, यानी जो 50 सेक्शन है इसमें, और धारा 46 यानी 46, 47 और 49, इन सभी में जो करेक्टर शब्द प्रयोग हुआ है उसके अंतर्गत में आता है ख्याति और स्वभाव। ठीक है ना, इन दोनों को याद रखना, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो करेक्टर में इंक्लूड होता है बोथ रेपुटेशन यानी ख्याति और डिस्पोजिशन यानी स्वभाव। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जो डिस्पोजिशन है यहां पर आप देखेंगे कि किंतु धारा 49 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव का ही नहीं, ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए थे साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी जो ख्याति और जो स्वभाव है, आप यहां पे देखेंगे कि जो एविडेंस है वो किस चीज का दिया जा सकता है। एविडेंस दिया जा सकता है ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन का, ना कि नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट का जो रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दर्शाते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है वो साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव की हो रही है। ठीक है ना कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ये जो रेपुटेशन है और डिस्पोजिशन है वो दर्शाया जा रहा है। ठीक है ना, विशिष्ट ख्याति या विशिष्ट स्वभाव की बात नहीं हो रही है, साधारण ख्याति और साधारण स्वभाव की बात हो रही है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद में यहां पर अब आप 46 सेक्शन पे जो चलते हैं, और 46 सेक्शन से यहां से हम देखते हैं जो करेक्टर को और जो डिफाइन किया गया है। टॉमस पेन की एक परिभाषा है ख्याति और स्वभाव को लेकर। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ख्याति है यानी जो रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन वह है जो मनुष्य यानी मनुष्य में दोनों ही नर और नारियां हमारे बारे में
हमारे बारे में कहें, यानी जो मनुष्य हमारे बारे में कहे कि ये किस तरह का व्यक्ति है ना, बहुत अच्छे जो स्वभाव का व्यक्ति, बहुत अच्छे मतलब जो कैरेक्टर का प्रतिष्ठावान व्यक्ति है ना, तो उस तरह से बहुत अच्छे हैं, या बहुत ये तो बहुत नीच है, बहुत धूर्त है, बहुत मतलब जो है कपटी हैं, या बहुत जो जेल जा चुके बहुत बुरे व्यक्ति हैं, इस तरह से। तो वह है जो नर और नारियां हमारे बारे में कहें, या फिर कोई पद को लेकर है, कोई इस तरह की चीजें, ठीक है ना। तो जन नर और नारियां हमारे बारे में कहें, और स्वभाव जो डिस्पोजिशन है यहां पर, वो स्वभाव वह है जो ईश्वर या फरिश्ता हमारे बारे में कहे, ठीक है ना। तो ईश्वर या फरिश्ता हमारे बारे में कहे का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर की जो चीजें हैं, अंदर का जो निकल के आता है स्वभाव, यानी उसको बोलते हैं। अगर स्वभाव को वैसे समझना है, जैसे डिस्पोजिशन यहाँ पे वर्ड है स्वभाव के लिए, तो डिस्पोजिशन का मतलब है ए पर्सन्स इनहेरेंट, अंतर जो निहित है, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ माइंड एंड करेक्टर, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन की किसी की इनहेरेंट क्वालिटी है माइंड की और करेक्टर की, तो वो कहलाती है डिस्पोजिशन, यानी उसका स्वभाव, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो रेपुटेशन है, चूंकि रेपुटेशन के बारे में कौन कहता है, नर और नारियां, तो इसका मतलब ये है कि जो ख्याति है, जो रेपुटेशन है, वो व्यक्ति में निवास करती है, क्योंकि नर और नारियां हमारे बारे में कह रहे हैं। और जबकि जो स्वभाव है, जो डिस्पोजिशन है, वो अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में निवास करता है। यानी जो रेपुटेशन है वो व्यक्ति में निवास करती है, यानी जिसके स्वभाव की रेपुटेशन की बात की जा रही है, और स्वभाव अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में निवास करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका जो है करेक्टर की डेफिनेशन आपको लिखनी है कि वे सील से संबंधित, जब ये क्वेश्चन आएगा कि दांडिक और सिविल मामलों में सील का साक्ष्य किस प्रकार सुसंगत होता है, या उसकी सुसंगति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए, तो आपको उसमें पहले आपको यही दर्शाना पड़ेगा कि सील के संबंध में जो प्रोविजन है वो धारा 46 से 50 में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी जो सेक्शन 46 है ना और 50 है, 46 और 50 जो हैं, ये बात करते हैं सिविल मामलों में सील के संबंध में, और जो 47 से लेकर 49 तक की जो प्रोविजन है वो बात करते हैं दांडिक यानी क्रिमिनल मामलों में सील के संबंध में प्रावधान करते हैं। और तीसरी चीज इसमें, और मेंस में आप जो शुरुआत में स्टार्टिंग में लिखेंगे क्वेश्चन में, उसमें यह है कि जो 46 से 50 के संबंध में जो सील की बात की गई है, करेक्टर की बात की गई है, वो पार्टीज के करेक्टर की बात की गई है, पक्षकारों के सील की बात की गई है, यानी जैसे अभियुक्त और पीड़ित जो होते हैं उनकी बात की गई है पक्षकारों के सील के बारे में, ना कि विटनेस के बारे में, यानी ना कि साक्षियों के सील के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में अब यहां पर अब आपको देखना है सेक्शन 46। तो सेक्शन 46 क्या कहती है, देखो इन वर्ड को आपको जरूर देखना है कि किस सेक्शन में कौन सी चीज है। दो वर्ड पकड़ने हैं,
एक यहां से रिलीवेंट और इररिलीवेंट वर्ड को पकड़ना है और दूसरा यहां से मैटर पकड़ना है, ठीक है ना। और एक वर्ड पकड़ना है अच्छा और बुरा। कौन सी सील की बात हो रही है, तो 3 वर्ड लेके आपको चलना है। मैटर कौन सा है, करेक्टर कौन सा है, अच्छा या बुरा, और यहां पर उसका इफेक्ट क्या है, रिलीवेंट और इररिलीवेंट। इन 3 वर्ड को लेके चलना है। तो यहां पे आप देखेंगे सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए जो करेक्टर है वो इररिलीवेंट होता है, ठीक है ना। यानी करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड वो इररिलीवेंट होगा। तो सिविल मामलों में यह फैक्ट कि किसी संपृक्त व्यक्ति है ना, जो संबंधित व्यक्ति है, कंसर्न पर्सन है, उसका करेक्टर ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण, जो इम्प्यूटेड उस पर करेक्टर है, उस करेक्टर को या तो क्या कर रहा है, वो अधिसंभाव्य बना रहा है, यानी वो सच एज टू रेंडर प्रोबेबल, ठीक है ना, या अनधिसंभाव्य यानी इम्प्रोबेबल बना रहा है वो। तो ऐसा करेक्टर क्या रहेगा, इररिलीवेंट रहेगा। कब तक माना जाएगा इसको इररिलीवेंट, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा करेक्टर अन्यथा रिलीवेंट तथ्यों से प्रकट होता है। तो वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा करेक्टर अन्यथा रिलीवेंट तथ्यों से प्रकट होता है। तो अन्यथा रिलीवेंट तथ्यों से कैसे, जो हम धारा 3 से लेकर 45 तक के संबंध में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो 46 से 50 तक है, तो 3 से 45 के बीच में अगर वो रिलीवेंट है, वहां तक के सिवाय सिविल मामलों में किसी व्यक्ति का करेक्टर, चाहे वो उसको प्रोबेबल बनाए या इम्प्रोबेबल बना देता है उसके आचरण को, वो इररिलीवेंट माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो धारा 46 है, धारा 46 इस सिद्धांत पर, इसका सिद्धांत क्या है 46 का सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति का जो साक्ष्य है, करेक्टर का जो साक्ष्य है, किसी व्यक्ति के शील का साक्ष्य, किसी व्यक्ति के शील का साक्ष्य दूरवर्ती होने के कारण सिविल मामलों में अपवर्जित यानी एक्सक्लूड, अपवर्जित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि इससे कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि इससे कोई सहायता नहीं मिलती और हानिकारक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, हानिकारक निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें इतना लिखना है। अब उसके बाद में ये कहा जाता है, क्योंकि कोर्ट को वाद का जो निर्णय है, केस का जो डिसीजन है, वर्डिक्ट है, वो मामले के तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। उसे पक्षकारों के सील की जांच नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और इसी में फिर एक और चीज है कि प्रोफेसर विगमोर का ये कहना है कि कोर्ट का जो कार्य है, न्यायालय का कार्य जो है, वो मामले का परीक्षण करना यानी जांच करना है, मामले का ट्रायल करना है, मामले का परीक्षण करना है, ना कि व्यक्तियों का परीक्षण करना है, ना कि व्यक्तियों का परीक्षण यानी जांच करनी है।
ठीक है ना, करना है, क्योंकि एक बहुत बुरा व्यक्ति अच्छे हेतु से अपराध कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत बुरा व्यक्ति अच्छे मोटिव से, अच्छे हेतु से अपराध कर सकता है। जैसे है ना कि कोई चोरी करके वो चाहता है कि मैं गरीबों में बांट दूं, तो चोरी करना उसका अपराध माना ही जाएगा, ये नहीं कि वो अच्छे हेतु से कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका सिविल मामलों में जो करेक्टर है वो क्या होता है, इररिलेवेंट होता है। अब सिविल मामलों में ही दूसरा जो इसमें है वो है सेक्शन 50, है ना। ये आपका 50 वैसे जो इंडियन एविडेंस एक्ट थी, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका ये सेक्शन कौन सा है, 52। ठीक है, अब सिविल मामलों में ही हम इसमें एक और सेक्शन जो सिविल मामलों से संबंधित है वो है सेक्शन 50। तो सेक्शन 50 जो है वो भी करेक्टर के संबंध में क्या कहती है कि नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला जो सील है ना, करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। सिविल मामलों में ये फैक्ट कि किसी व्यक्ति का करेक्टर इस तरह का है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए, यानी पीड़ित की, है ना, जो पीड़ित है, नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो रिलीवेंट होती है। तो आपने देखा सिविल मामलों में दो तरह के करेक्टर यहां पर हैं, एक इररिलेवेंट है, एक रिलीवेंट है। तो सिविल मामलों में अगर नॉर्मली कहा जाए तो सिविल मामलों में जो करेक्टर है, शील का साक्ष्य है, वो क्या है, इररिलेवेंट माना जाएगा, यानी उसे विसंगत माना जाएगा। लेकिन इसको यहां पे आप ये कह सकते हो, लेकिन धारा 55 ये कहती है कि अगर नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता है तो वहां करेक्टर कैसा माना जाएगा, रिलीवेंट माना जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर इसका स्पष्टीकरण इसमें हमने ये देख ही लिया। ठीक है, करेक्टर की जो डेफिनेशन है वो यहां पर देख ही लिया। तो बस इतना आपका सिविल मामलों में क्या हो गया, करेक्टर हो गया। अब बात आती है दांडिक मामलों में, यानी क्रिमिनल मैटर में करेक्टर की बात, जो कि 47 सेक्शन से स्टार्ट है। तो 47 सेक्शन जो है वो कहती है दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील, इसमें अच्छे और बुरे को देखना है। तो अच्छा जो है वो क्या है, रिलीवेंट है, पहले का जो अच्छा सील रहा है उसका, बहुत अच्छी रेप्यूटेड फैमिली का है, बहुत अच्छे रेप्यूटेड पर्सन है, समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, तो वो उसका करेक्टर कैसा है, रिलीवेंट है। तो ये यहां पर 53 जो सेक्शन है वो कहता है दांडिक कार्यवाही में, क्रिमिनल मैटर में ये फैक्ट रिलीवेंट है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे सील का है। ठीक है, तो इसमें इतनी ही बात इसमें कही गई है। अब इसका जो सिद्धांत है 47 सेक्शन का, जो कि आपकी 53 है इंडियन एविडेंस एक्ट की, इसमें ये सिद्धांत जो है ये जो सेक्शन है 47, ये इस सिद्धांत पर, इस डॉक्ट्रिन पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार काफी समय से अच्छे शील का, अच्छे करैक्टर का, चरित्र का रहा है, तो सामान्य अनुभव यानी जनरल एक्सपीरियंस जो रहेगा वो ये कहता है, सामान्य अनुभव ये कहता है कि किसी विशिष्ट, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी विशिष्ट अवसर पर भी उसका शील यानी करैक्टर कैसा रहा होगा, अच्छा रहा होगा।
ठीक है ना, कहते ना कि ये जी इनको खामखा बदनाम कर रहे हैं, इनका तो करेक्टर बहुत अच्छा है। तो वो चीज है कि तो क्रिमिनल मैटर में कैसा हो गया, अच्छा सील जो है वो रिलीवेंट हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद में सेक्शन यहां पर 48 है। 48 क्या है, ये जो 53A जो सेक्शन थी जो बाद में जोड़ी गई थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, उससे रिलेटेड है। यहां पर महिला के संबंध में बात की गई है कि कतिपय मामलों में यानी कुछ मामलों में सर्टेन केसेस में सील यानी करेक्टर या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का रिलीवेंट ना होना। तो यहां पर इररिलेवेंसी की बात की गई है। किस चीज की इररिलेवेंसी की बात की गई है, बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67 यानी 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77 या 78 के अधीन किसी अपराध के लिए, यानी ये जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो सेक्शन है, रेप से रिलेटेड हो गई है ना, या फिर उसकी लज्जा भंग करना जो होता है ना, डिसऑनर करना उसका, ऐसे अपराध के लिए, इनके अपराध के लिए या कैसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, यानी अटेम्प्ट पर भी लागू है और अपराध पर भी लागू है ये सेक्शन, ये जो सेक्शन 48 है। ठीक है ना। अटेम्प्ट करने के लिए किसी मामले में जहां कंसेंट का क्वेश्चन आता है कि किसी महिला की कंसेंट रही है या नहीं रही है सेक्सुअल ऑफेंस में, वहां पीड़ित के करैक्टर या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव, यानी जो रेप विक्टिम होती है उसके करैक्टर की बात या उसके किसी अन्य व्यक्तियों के साथ में उसके सेक्सुअल रिलेशन की बात है ना, उस संबंधी कोई एविडेंस अगर पेश किया जाता है तो वह ऐसी कंसेंट या कंसेंट की गुणता, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ कंसेंट, गुणता के मुद्दे पर वो सुसंगत नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं यानी रेप विक्टिम होता है, जैसे आपने जो मूवी है उसकी तापसी पन्नू वाली और अमिताभ बच्चन वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसने कंसेंट को जो है कि इसके पहले से किसी अन्य व्यक्तियों के साथ में इस तरह से रिलेशन रहे हैं, तो ये तो ऐसी है ही, ठीक है ना, और इसने कंसेंट, वो मान लेते कि इसने कंसेंट दे दी है। तो ऐसे मामलों में कंसेंट जो है वो इररिलेवेंसी मानी जाएगी इन मामलों पर। तो आपने देखा 47 में इररिलेवेंस है, अच्छा सील, आप यहां पे देखेंगे कि रिलीवेंट माना जाएगा मतलब अच्छा सील, ठीक है ना, लेकिन कंसेंट मानी जाएगी इररिलेवेंस, कंसेंट से संबंधित एविडेंस जो दिया जाता है सेक्सुअल ऑफेंस में तो वो इररिलेवेंस होगा। और 49 जो सेक्शन है वो ये कहती है कि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील वो रिलीवेंट नहीं है। तो 48 और 49 इन दोनों में ही इररिलेवेंसी की बात की गई है। तो उत्तर में होने के सिवाय यहां पर इररिलेवेंट रहेगा, लेकिन वैसे क्या रहेगा, रिलीवेंट रहेगा। कैसा सील, बुरा सील पहले का, ठीक है ना। जैसे इसको देखते हैं, और ये जो 49 सेक्शन है ये आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की 54 है। ये क्या कहती है, क्रिमिनल मैटर में ये फैक्ट कि जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, वो बुरे सील का है, बैड करैक्टर का है, तो ये बात इररिलेवेंट होगी, इररिलेवेंट मानी जाएगी। जब तक मानी जाएगी जब तक कि इस बात का एविडेंस नहीं दे दिया जाता है कि वह अच्छे सील का है। तो जैसे ही आपने ये बात कही, एविडेंस दिया कि ये तो बहुत रेपुटेटेड पर्सन है, बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं, अब उस पर जो दूसरा वाला पक्षकार होगा उसके इस अच्छे कैरेक्टर के एविडेंस देने के बाद में फिर वो उसके बैड कैरेक्टर को साबित कर सकता है, तो वहां पर वो रिलीवेंट मानी जाएगी, है ना। तो जब तक कि इस बात का एविडेंस ना दिया जाए कि वो अच्छे सील का है, जिसके दिए जाने की दिशा में वह रिलीवेंट हो जाता है, वैसे उसका जो बैड कैरेक्टर है वो मामले को देखा नहीं जाएगा, वहां पर वो इररिलेवेंट रहेगा।
लेकिन अगर जो प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि ये तो बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं, है ना, या अभियुक्त के संबंध में जो है अभियुक्त का वो कहे कि ये तो बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं, तो उसके अच्छे कैरेक्टर का जब एविडेंस देते हैं, बात कहते हैं, तब उसके अच्छे कैरेक्टर को उसके पूर्व दोषसिद्धि, यानी अगर वो पहले जेल जा चुका है किसी मामले में, तो फिर उसके एविडेंस को इसको जो फिर वो वहां पर पेश किया जाएगा, ठीक है ना। तो और वो एविडेंस वहां पर रिलेवेंट होगा। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट भी है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि जो 54 है, 54 में ये दोनों एविडेंस, दोनों जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको यहां पर देखने हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ये कह रहा है कि ये धारा, ये सेक्शन जो है 49, ये उन मामलों को लागू नहीं होती है जिनमें किसी व्यक्ति का बुराशील स्वयं में फैक्ट इन इश्यू है। स्वयं में क्या है? फैक्ट इन इश्यू है, यानी विवादित तथ्य है, यानी स्वयं में विवादित है उसका बुराशील, ठीक है ना। तो इसके एक्सेप्शन हो गई है कि बुराशील जो इररिलेवेंट होता है, लेकिन यहां पर जहां उसका बुराशील अपने आप में ही जो है क्या है, विवादित है, तो फिर वहां पर वो रिलेवेंट होगा। और दूसरा ये कह रहा है कि पूर्व दोषसिद्धि अगर होगी, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो बुरे सील के साक्ष्य के रूप में रिलेवेंट होगी। तो ये दोनों ही आपकी जो है जो एक्सप्लेनेशन है ये रिलीवेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रिलीवेंसी की बात कर रहे हैं कि ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन में रिलीवेंट रहेंगे। इसमें तो उसका प्रीवियस कन्वेक्शन बुरे सील के एविडेंस के रूप में रिलीवेंट रहेगा, और दूसरा ये है कि जब उसका बुरा सील अपने आप में ही वहां पर विवादित है, तो वहां पर वो बुरा सील रिलीवेंट होगा। बाकी बुरा सील अन्य मामलों में, इनको छोड़ करके अन्य मामलों में बुरा सील क्या है? इररिलेवेंट है। तो आप देखेंगे कि दांडिक कार्रवाई में जो बुरा सील है वो इररिलेवेंट है, लेकिन उसके एक्सेप्शन हो गए 3। एक तो ये हो गया कि जब तक इस बात का एविडेंस नहीं दिया जाता है कि वो अच्छे सील का है, तो वो रिलेवेंट हो जाता है। दूसरा यह है कि वो जब तक उसका करैक्टर स्वयं में विवादित ना हो, बुरा सील, है ना, तो वो रिलेवेंट होगा, ठीक। और तीसरा यह उसकी जो पूर्व दोषसिद्धि है, प्रीवियस कन्विक्शन है, वो भी जो है बुरे सील के रूप में रिलेवेंट है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। तो सील से संबंधित जो साक्ष्य है, और ये हमने 50 सेक्शन जो है वो पढ़ ली है, ठीक है। तो ये आपका करैक्टर से संबंधित प्रोविजन है जो कि ये कंप्लीट होता है। इसमें एक केस और है जो कि आपका बात करता है 47 सेक्शन से। 47 सेक्शन जो कि आपके दांडिक मामलों में सील से संबंधित है, ठीक है ना, कि अच्छा सील वो रिलेवेंट होता है। तो यहां पर एक केस है भगवान सिंह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें यह कही थी बात कि जो सील का साक्ष्य है, सील का साक्ष्य मतलब सील के साक्ष्य के एविडेंशियरी वैल्यू, यानी उसके साक्ष्य मूल्य पर बात की गई थी कि सील का जो साक्ष्य होता है वो कमजोर प्रभाव वाला साक्ष्य है, कमजोर प्रभाव वाला साक्ष्य है। और यदि अभियुक्त यानी एक्यूज्ड अभियुक्त के विरुद्ध उसके द्वारा अपराध किए जाने के स्पष्ट और ठोस साक्ष्य हैं, स्पष्ट और ठोस यानी मजबूत एविडेंस यानी साक्ष्य हैं, तो उसके अच्छे सील का साक्ष्य, तो उसके अच्छे सील का साक्ष्य उसका खंडन यानी रिब्यूट करना, खंडन नहीं कर
सकते। ठीक है ना, यानी अभियुक्त के विरुद्ध उसके द्वारा अपराध किए जाने के स्पष्ट और ठोस साक्ष्य हैं, तो भले ही आप ये कहो कि ये तो बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है, ये है, ठीक है ना, तब उसकी बात ये नहीं मानी जाएगी, वो रिलीवेंट वहां पर नहीं होगी। तो भगवान सिंह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य की वाद में एक बात कही गई थी। तो इस तरह से आपका एक मेंस का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 से, ठीक है ना, तो 51 से यहां पे पढ़ेंगे जो ओरल एविडेंस के संबंध में जो सील मतलब उनके जिन फैक्ट को कोर्ट में साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है, उनके संबंध में बात यहां से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।